इसमें ओबीसी का कॉलम नहीं होना चाहिए। फिर ये ओबीसी का कैसे हो गया? किस तरह से ओबीसी का हो गया? झूठा गुजरात में बढ़िया है और ओबीसी धक्के से बना हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो। और इसे पकड़ हरियाणा में बिठा दिए जिनने घरघाट का बेरा नहीं, जिनको यूं नहीं पता कि किसान 2 जून की रोटी के लिए कितना संघर्ष करता है, कैसे मजदूर अगर एक दिन की दिहाड़ी ना मिले तो उसका आटे का जुगाड़ को नहीं हुआ है। और यो ऐसी ऐसी बातें करता हंसते थे, मजाक बनाते थे, नेताओं को यूं कहा करते जी ये जो ना रांडो की पेंशन बना दियो। और तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उस व्यक्ति ने ये कहा, अरे आप लोग जागरूक साथी हैं, बैकवर्ड हमारा नाम जिस दिन पड़ा उस दिन हम बैक में जाते चले गए। लोग बाबा साहब को चमार इंडिकेट करते हैं। एक बार पिछड़ा वर्ग के साथियों सोच के देखा, ठीक हो जाता और आपके सामने आती कि बाबा साहब ने सिर्फ बैकवर्ड के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, आप उसको चमार इंडिकेट करते हैं। किसने रोका था ब्राह्मणों को 40 डिग्रियां देते? आप हमने वो परिस्थिति देखी है। आज मेरी उम्र 54 साल हुई है, लेकिन आज से 40 साल पहले की हर बात मुझे याद है। जब चमार धाड़क वाल्मीकि के बच्चे हमारे घर में आते थे तो छांटे मारे करते हमारे लोग भी। ये छुआछूत किसने फैलाई? बैठा हमारे सामने बता देते किसने फैलाई। क्यों? इंसान के खून का रंग तो लाल है और कोई दूसरी जगह नहीं बनी जहां से ब्राह्मण बनिया पंजाबी पैदा होता है, जहां से राजपूत पैदा होते हैं, वहां से हम शूद्र भी पैदा होते हैं, कोई दूसरी जगह नहीं है। इसलिए मेरा तो एक अनुरोध, एक बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम देने का काम करूंगा कि उठ गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस धरा से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। यूं ही हंगामा खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि इस दलित और पिछड़ा की सूरत हाल बदलनी चाहिए, सूरत हाल बदलनी चाहिए, सूरत हाल बदलनी चाहिए। पर बदलेगी क्यों करे? बदलेगी जब आप लोग अपनों को पहचान के, और वो ईवीएम के अगला निशान है, पहली बात तो ईवीएम हटा दियो, और वह ना हटे तो वो निशान इतना नीला कर दियो ताकि गिनती वाले बिनु बेरा पट जा कि बाकियों की जमानत जब्त होगी और ओबीसी के साथी जीत गए। एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। दुख की बात है साथियों, हरियाणा प्रदेश में बीसीए की संख्या 32% है और बी की संख्या 14% है। वो 14% साथियों को तो क्योंकि उनकी संख्या उनके क्षेत्र है, लेकिन 32% लोग बिना बात के वोट डालते हैं और यही लोग राज बनाते हैं। आज तक इन 32% लोगों का पटेल जी एक भी एमपी नहीं बना, एक भी सांसद हरियाणा में नहीं बना। हम चाहते हैं कि इस बार हरियाणा में बीसीए के भी 2 सांसद हो और वह जद हो जा जब आप अपने वोट सारे के सारे उनके डाल दो, आपका वो प्रेम छूट जा जो आप उन पार्टियों से करते हो, उन लोगों से करते हो जो लोग आपके हक हकूक की बात कभी भी विधानसभा में नहीं बोलते, जो आप लोगों की हक हकूक की बात कभी लोकसभा में नहीं बोलते। फिर उनसे प्यार का क्या है हमें? वह भी उसी जाति के लोग हैं। ऐसे निकालने का काम करते उन लोगों को, चाहे वो हमारे कुमार समाज धोबी तेली बनियार कोई भी हो, वह भी उसी जाति के लोग हैं जो उनका पक्ष करते हैं। आप अपनों का पक्ष करना शुरू कर दें पटेल जी और वामन वैश्यराम जी के साथ लागे जो, इसमें कोई दुराय नहीं। ये वो साथी हैं जो आपको बाबा साहब ने जो उंगली करी थी ना संसद की तरफ, वहां पहुंचाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर मन से, क्रम से, वचन से कोई गलत निकल गया हो तो मैं समय याचना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बैकवर्ड। धन्यवाद सर। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय बनवारी लाल सचवा जी, भूप सिंह जांगड़ा जी, सेक्रेटरी साहब
राजकुमार सैन जी पूर्व बीडीसी, माननीय चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। बनवारी लाल सरसों जी, भूप सिंह जांगड़ा जी, राजकुमार सैन जी पूर्व बीडीसी आप मंच पर आए और चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, शिवानी से सूर्या हॉस्पिटल, चौधरी विकास पटेल जी को 1000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि देकर सम्मानित करेंगे। उनकी तरफ से मांगेराम जी रूपाणा से चौधरी विकास पटेल जी को ये जन आंदोलन निर्माण निधि देकर सम्मानित करेंगे। मांगेराम जी रूपाणा से। माननीय सुरेश प्रजापति जी चौधरी विकास पटेल जी को 3000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि देकर सम्मानित करेंगे। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। माननीय बनवारी लाल जी मंच पर आए, जो कि कुमार खाती धर्मशाला के प्रधान हैं, और मैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो बनवारी लाल जी को शॉल उठाकर सम्मानित करेंगे। चौधरी विकास पटेल जी। बनवारी लाल जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। गांव-गांव घूमे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय देवीलाल सैनी जी, सीएसी सदस्य बीएमपी नई दिल्ली, आप आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखेंगे। माननीय देवीलाल सैनी जी। आज इस गांव में कुमार खाती धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के तीसरे सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, माननीय सुरेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले श्री भागीरथ जी जांगड़ा, महेंद्र पांचाल जी, हनुमान प्रसाद जी, माननीय निधिराम जी एवं मंच पर उपस्थित सभी विद्वान वक्तागण और विशेष तौर से बनवारी लाल जी, जिनका सहयोग सराहनीय है, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज के योद्धाओं और वीरांगनाओं और मेरे प्रेस के साथी। जैसा आप सभी को मालूम है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, हनुमान प्रसाद जी ने बताया कि आप लोग अगर चाहो तो भारत में और हरियाणा में बहुजनों का राज स्थापित कर सकते हो। आप लोगों के बल पर ही ये 3.5% ब्राह्मण इस देश के शासक बने हुए। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम लोगों को अपना शासन स्थापित करना है और भारतीय संविधान के आधार पर जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के साथ जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकना, सामाजिक सुरक्षा, ये अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे भारत में कार्यक्रमों के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लोगों को जगा रहे हैं, और साथ ही बहुजन नायक माननीय बावन मेश्राम साहब, जिन्होंने दूसरे चरण की ईवीएम हटाओ फटाफट यात्रा शुरू की हुई है। आपको मालूम होना चाहिए
कि लोकतंत्र में जो मूल अधिकार है, वोट का अधिकार, उसको शून्य घोषित कर दिया गया है। ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी हो रही है। जैसे एटीएम से पैसा हैक हो जाता है, पैसा निकल जाता है, वैसे ही एटीएम से वोट की चोरी हो रही है। तो साथियों, एक तो वोट की चोरी को रोकना है, चुनाव ईवीएम से हो, या जो हमारे माननीय बाबू मेश्राम साहब और विकास पटेल जी, या जो हमारा संगठन आपसे जिन मुद्दों पर, जिन हिसाब से, जिस हिसाब से ईवीएम मशीन में सुधार कराना चाहता है, उसका सुधार कराकर ईवीएम से चुनाव कराए। और साथ ही जो हमारा प्राण है ईवीएम, ये जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती, जैसा आप सभी को मालूम है, एससी की गिनती है 15%, एसटी की गिनती है 7.5%। बजट के में उनका इतना पैसा अलॉट होता है, लेकिन जो हमारे ओबीसी का जो वर्ग है, उसकी गिनती नहीं होने की वजह से हमारे लिए पैसा अलॉट नहीं होता और हमारे जो जन कल्याणकारी योजना है वो नहीं मिल पाती। हमारे बच्चों की जो पढ़ाई में पैसा लगना चाहिए वो नहीं लग पाता, रोजगार में जो पैसा लगना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से माननीय विकास पटेल जी को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं पलवल शहर से हूँ और वाम सेफ का एसोसिएट विंग, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल, हरियाणा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो हमारा संगठन है, ये पूरे हरियाणा में जो जुल्म अत्याचार होते हैं उसको रोकने में, पुलिस से मदद कराने में और अदालतों में ये संगठन हमारा मदद करता है। ये एसोसिएट संगठन है वामसेफ का। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस देश के मूल निवासी हैं, आप लोग हजारों साल से इस देश के मालिक हैं और इस देश में विदेशी राज कर रहा है और यूएनओ के हिसाब से विदेशी राज नहीं कर सकता। आज हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? हमें इकट्ठे होने की आवश्यकता क्यों है? महापुरुषों को आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश में असमानता थी, गैर बराबरी थी, और वो कैसे थी? हल्की मुठ देखी नहीं, हल्की मुठ देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, जो हल पर हस्ती बिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं। इसीलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार। जो हमारे एससी ओबीसी के जो किसान हैं, उनके पास जमीन नहीं है। तो साथियों, 2 एकड़ में बनी हवेली, 2 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 4 हाथ के एक कोठे में रहने वाले 10 प्राणी, सो सकते पैर पसार नहीं। इसीलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार। और फिर आखिर में ये कहना चाहूंगा, आपको ये सत्ता है, आपको जो अधिकार है, ये वो जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो दूसरी नस्ल के लोग हैं, वो आपको थाली में परोसने वाले नहीं हैं। आप लोगों को संघर्ष करके ये सत्ता प्राप्त करनी होगी, अधिकार प्राप्त करने होंगे। और हमारा जो संघर्ष है वो तीर, तलवार, भाला, बंदूक से नहीं है, कलम से और बोलने से। और कैसे करना होगा? फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। अधिकार छीनना सर नहीं, अधिकार छीनना सर नहीं, ये ताज नुकीले कांटों का। बलिदान के मिलता रहा, बलिदान के बदले मिलता, बलिदान के बदले मिलता रहा, बाजार ये मंडी हाथों का। इसी के साथ आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिरफन क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हों। तो साथियों, अगर संघर्ष करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा, हमें लाठी भी खानी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप लोग अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। माननीय बाबू मेश्राम साहब और विकास पटेल जी जो ये आंदोलन लेके चल रहे हैं और हमारे बीच में विद्युत समाजी संचालन कर रहे हैं, इसको हमने आगे बढ़ाना है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय पिछड़ा वर्ग एकता। धन्यवाद माननीय देवीलाल शैनी जी। वक्तव्य कड़ी बातें बढ़ाते हुए अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुरेश प्रजापति जी
आप आए और अपने विचार रखें। माननीय सुरेश प्रजापति जी। साथियों, सबसे पहले तो थोड़ी सी सुस्ती उतार लो। पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, भाई जोर से लगाओ भाई। चौधरी विकास पटेल आगे बढ़ो, बावन मेश्राम जी साहब आगे बढ़ो। साथियों, सबसे पहले तो मंच पे जितने भी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं उनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और इस बड़ुआ की पावन धरा पर जितने भी मेरे बड़ुआ के साथी इस धर्मशाला में बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उन महान और क्रांतिकारी और न डरने वालों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, आज देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। क्या आप लोगों को आजादी मिली? वोट किसके? 52% ओबीसी, सारे कुल मिला के 90-95% और राज किसी और का। वो किस लिए? आज जितनी भी पार्टियां बनी है, उन सारी की सारी पांचों पार्टियों के अध्यक्ष वही लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन। आप लोगों को ये सोचना होगा, हमारी 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को आज सोचना होगा, हर जाति के अंदर हमारे ही जाति के लोग उन पार्टियों के अंदर बैठे हैं और उन लोगों ने आप लोगों के वोटों की दलाली की है। जिस दिन आप लोगों ने उन लोगों को पहचान लिया, उन लोगों को एक तरफ बिठा दिया और आपके समाज का आप खुद चुने अच्छा साथी हो, आपके समाज के अंदर से हो, समाज से हो, और उस साथी को आप यदि मान लिया, आज एक चीज मान के चलते हैं, जितनी पार्टियों में लोग बैठे हैं एससी ओबीसी के, क्या वो छोड़ के सारे बाम साहब के साथ, चौधरी विकास पटेल जी के साथ, वामन मेश्राम जी के साथ यदि वो आ जाते हैं, उनके पल्ले क्या रह जाता है? सोचो, जिस दिन आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ 3 जगह जरूरत पड़ती है। एक, जिस दिन आप लोगों के वोट की जरूरत पड़ती है, उस दिन आप लोगों को यूज किया जाता है। दूसरा नंबर, जिस दिन उनकी रैली होती है, उस दिन आप लोगों को भीड़ दिखाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा नंबर, इस भारत के अंदर आपके अपने ही मुसलमान भाइयों से लड़ाने का काम ओबीसी और एससी का किया जाता है। आप लोगों को सोचना होगा, क्या आप एक डीएनए के लोगों के साथ रहना चाहते हो, दूसरों के साथ? क्या अपने भाइयों को मारने का काम करोगे? बताओ, क्या अपने भाइयों को मारने का काम करोगे क्या? तो आप लोगों को बहुत सोच विचार करके, भाई हनुमान जी ने कहा कि 2024 आपके पास बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि यदि 2024 के अंदर इन्हीं लोगों की दोबारा सरकार आ गई तो आप लोगों को दोबारा से वोट गिरने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो आप सोचो, ये कहते हैं, एमपी बार बार कहते हैं हमारी जाति आधारित जनगणना हो, ठीक है, दुश्मन ने हमारे को 6743 जातियों में बांट दिया, दुश्मन का काम था दुश्मनी करना, उसने अपनी दुश्मनी कर ली। क्या आज आप लोग एससी इकट्ठे होकर क्या एक जगह वोट नहीं डाल सकते? हमें गिनती की जरूरत ही नहीं, गिनती अगले ही कर देंगे। सोचो इस बात ने भाई, जिस दिन आप लोगों ने अपने आदमी को, अपने एससी भाई को, ओबीसी भाई को एक नियम बना लो, 75-76 साल हो गए, कितने सरपंच बन गए बड़ुआ में। यदि आप लोग इकट्ठे हो जाते, एक बार एससी भाई ने सरपंच बना दो, 5 साल वो बन गया, फिर बीसी भाई ने बना दो, वो बन गया, फिर दूसरी जाति का न बना दो, सारे सरपंच बन जाते। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? वोट ही तो डालना है, उंगली ही तो दबानी है। उंगली लोगों के लिए दबाते हो, अपने के लिए दबा दो। ज्यादा नहीं करते हुए आप लोगों का बहुत समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेश प्रजापति जी। अभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय चौधरी विकास पटेल जी, आप आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अपनी बात रखें। चौधरी विकास पटेल जी। धन्यवाद संचालक जी। मंच
पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी एवं सामने बैठे पूरे हरियाणा से आए हुए साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का तीसरा राज्य अधिवेशन हरियाणा का आज हो रहा और इस अधिवेशन में कई विषय रखे गए। उन विषयों पर बात करने से पहले अभी जिन ब्राह्मणों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, मैं तो मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तो काशीराम जी ने जब उत्तर प्रदेश में इस आइडियोलॉजी की शुरुआत किया तो बहुत लोग विरोध करते थे। तो जितना विरोध किया उतना बढ़ता चला गया, क्योंकि हमारे आदमी को तब समझ में आता है जब दूसरा विरोध करता है। हम केवल समझाते रहते हैं तो उसको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब अगला विरोध कर देता है तो हमारे आदमी को बगैर समझाए ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमारा कार्यक्रम हरियाणा में जितना दिन से वो लोग मेसराम साहब का और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का विरोध कर रहे हैं, पहले हरियाणा में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं होते, मगर जब से उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब से लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो फिर से विरोध करते रहे, ताकि हमारे लोगों के अंदर चेतना पैदा होती रहे और हमारी बात आगे बढ़ती रहे, हमारे लोग हमारे साथ में जुड़ते रहे। जिस बात को लेकर वो विरोध कर रहे थे, जो वो बहाना बना रहे थे कि इसमें लिखा है कि ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों है, ये तो लिखा है चर्चा के लिए। उन्होंने अपनी एक्टिविटी से साबित कर दिया कि वो ओबीसी के विरोध में हैं। हम तो केवल चर्चा करवाना चाहते थे, उन्होंने जो विरोध कर दिया तो अपनी एक्टिविटी से ये साबित कर दिया कि ये जो लिख रहे हैं ये सही लिख रहे हैं। हम ओबीसी की केवल जाति आधारित जनगणना के विरोध में ही नहीं है, बल्कि ओबीसी को आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है सभा सम्मेलन लेने का, बोलने का, हम उसके भी विरोध में हैं। और हम जिन लोगों ने मनुस्मृति बनाई ब्राह्मणों ने, हम आज भी उन्हीं को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते। ये बात भी ब्राह्मणों ने प्रूफ कर दिया, जिन ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। तो ये बात भी लोगों को समझ में आ रही। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग हम ही लोग हैं। ये अलग बात है कि तंत्र पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया है षड्यंत्र करके, मगर लोग हम ही लोग हैं लोकतंत्र में। और जिस दिन हमको पता चल गया सही बात, उस दिन तुम्हारा जो कब्जा है ये रहेगा नहीं। ये बनाया हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि अरे कोई भी है क्या हुआ, लेकिन जब आप विरोध कर रहे हो तो हमारे लोगों को पता चला अच्छा बनाते तो हम हैं और विरोध भी यही हमारे अधिकार का कर रहे हैं। तो जो सरपंच गांव में बनते हैं ना, अगर ब्राह्मण इसी तरीके से ओबीसी के कार्यक्रमों का विरोध करते रहे तो ब्राह्मणों का सरपंच किसी गांव में नहीं बनेगा। जैसे कर रहे ना, ऐसे करते रहे, ऐसे करते रहे, उनका ये फायदा हो जाएगा कि जो अभी तमाम गांव में वो सरपंच बने हुए हैं, बड़ा बोझ हो गया उनके ऊपर। सरपंच से लेकर और देश का प्रधानमंत्री तक बना रहे हैं, तो बोझ बहुत ज्यादा हो गया, बहुत दिन से उठा रहे हैं। तो बोझ ज्यादा होने की वजह से ये चर्बी बढ़ गई है। ये चर्बी हम ही लोगों ने चढ़ाया हुआ है। तो जो चर्बी हम लोगों ने चढ़ाया हुआ है, अगर वो इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे तो वो उनका बोझ भी कम हो जाएगा। सरपंच ही नहीं बन पाएगा, प्रधानमंत्री बनाने का तो मामला ही नहीं होता है, बोझ भी कम हो जाएगा। और अगर हमारे लोग दान देना
मतदान देना, सम्मान देना अगर बंद कर दिए तो चर्बी भी कम हो जाएगी। जो चर्बी चढ़ी है ना, ये चर्बी तो ओबीसी के लोगों ने ही चढ़ा के रखा है और दूसरे किसी ने थोड़ा ही चढ़ा के रखा है। अरे हमारा आदमी बच्चा खुद पैदा करता है, नाम उनसे पूछ कर रखता है, मुफ्त में थोड़ा ही रखता है, देता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, फिर शादी का समय आता है तो तारीख पंडित जी से निकलवाता है, मुफ्त में थोड़ा ही निकलवाता है, देता है। फिर शादी पंडित जी से करवाता है तो मुफ्त में थोड़ा ही करवाता है, देता है। फिर घर बनाता है और घर बनाने के बाद गिरी प्रवेश कराता है तो गिरी प्रवेश में भी पंडित जी को बुलाता है, तो मुफ्त में तो गिरी प्रवेश होता नहीं है, उसमें भी है। और फिर ये करते करते मर जाता है, और जब मर जाता है तो ये सारी विरासत, पंडित से पूछने वाली विरासत, गुलामी वाली, ये अपने बेटे को सौंप कर जाता है। तो जैसे वो मर जाता है तो बेटा पंडित जी के घर जाता है कि पिताजी हमारे तो चले गए, थोड़ा पता करो कि आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब अगर पंडित जी कह दें कि पिताजी के आत्मा को शांति मिल गई तो धंधा बंद, तो कहते भटक रही है। अब भटक रही है तो क्या करना होगा? तो कमजोर से कमजोर हमारा आदमी अगर है तो उसको कम से कम 13 ब्राह्मण तो खिलाना ही पड़ता है। अगर मजबूत है तो संख्या 500 तक चली जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो कभी कभी इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए बुला लेते हैं, तो इतनी संख्या बता देते हैं कि इलाके में उतने ब्राह्मण ही ढूंढने से नहीं मिलते। हमारा आदमी खोजता रहता है, गिनती पूरा करने में लगा रहता है कि 501 ब्राह्मण खिलाना है, कहां से व्यवस्था करें, कहां से, फिर भी पूरा नहीं होता है। और पूरा नहीं होता है तो फिर पुरोहित के पास जाता है, पंडित जी 500 हो नहीं रहे हैं, 501 कम पड़ रहे हैं, बहुत गांव घूम लिया हमने। तो पुरोहित कहता है, अच्छा जजमान आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं, ब्राह्मणों को हम बुला लेंगे खाने के लिए, दक्षिणा और किराया भाड़ा की व्यवस्था आप देख लें। वो भी व्यवस्था हो जाती है, तब भी कुछ कम पड़ जाते, क्योंकि संख्या ही है 3.5%। अब जिनकी 3.5% संख्या, उनको 500 इकट्ठा करना हो तो बड़ा मुश्किल काम है ना, आसान काम थोड़ा ही है। संख्या ही 3.5 है और 500 इकट्ठा करना है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर वो क्या कहते, अच्छा ऐसा करो, चलो कुछ कम पड़ गए तो उनका पत्तल लगा दो, उसमें खाना डाल दो, समझो कि वो खा ही रहे, और बाद में उसको कुत्तों को खिला देते। तो मैं देश भर में घूमता हूं तो गांव का नाम मिलता है, दुबेपुर, तिवारीपुर, चौबेपुर, पांडेपुर। तो मैं पूछता हूं भैया कितने घर इसमें हैं पांडे जी लोग पांडेपुर में? कहा नहीं, एक ही घर थे, अलगा बिलगी करके अलग अलग होते होते 4 घर हो गए। तिवारीपुर में कितने घर तिवारी हैं? नहीं, एक ही घर थे, कई भाई थे तो अलग अलग होते हुए 6 घर हो गए। तो ये स्थिति है, ये एक्चुअल स्थिति है। जो जाति जनगणना नहीं हो रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि देश में ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अंग्रेजों ने जब 1931 में जनगणना किया तब की रिपोर्ट है। और अगर ब्राह्मण कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो जनगणना करवा ले। अगर वो कहते हैं कि ये गलत है, हम 3.5 से ज्यादा हैं, तो करवा ले। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज वो 1.5 से 2 के बीच में ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो तो तब थे 3.5, आज और कम हो जाए। तो ये जनगणना का विरोध करने का जो ये पता चलेगा ना कि कितना है तो ये जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, इससे हमारे लोगों को जब लड़ाई होगी तभी मजा आता है। जब अगला विरोध करता है तब मजा नहीं। कहते पटेल जी आप तो बहुत बोल रहे
लेकिन कुछ प्रतिक्रिया दिख ही नहीं रही है। हम क्यों जुड़े आपके साथ में? लेकिन जब प्रतिक्रिया हो जाती है तो वही टेलीफोन करते, क्या करना है? वो तो रोक रहे हैं, अब क्या करना है? अब आप बताओ क्या करना है? जो जुड़ने के लिए नहीं तैयार था वो क्या करना है ये पूछने लगता है प्रतिक्रिया होते। तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं, फिर से दे रहा हूं कि आप करते रहो, पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में करते रहो। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो संविधान में मौलिक अधिकार हमको है, मौलिक अधिकार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो अगर आप विरोध करते रहोगे, हमारे लोग जागृत हो जाएंगे, तो बहुत लंबे समय से देश चलाने का बोझा जो आपके ऊपर है वो उतर जाएगा, वो कम हो जाएगा, आप हल्का महसूस करोगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और हम लोगों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था हमारे पूर्वजों ने, तो हम लोगों को मौका मिलेगा तो फिर से बनाएंगे। तुम लोग तो केवल ये कहते हो मोदी जी अकेले विश्व गुरु हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं है, अकेले मोदी जी विश्व गुरु है, ऐसा तुम लोग कहते हो। और जब हमारे पूर्वजों का राज था, शासन था, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती थी। दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बेटा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज हमारे देश का आदमी गर्व करता है कि उसका बेटा अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कितना उल्टा हो गया। ये उल्टा किसने किया? जिनका राजपाट है, जो शासन कर रहे हैं। 200-300 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है। हद हो गई है। जो भारत विश्व गुरु था, इससे ज्यादा कितना पतन करोगे भाई भारत का? कितना पतन करोगे इससे ज्यादा भारत का? सेन गुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 83 करोड़ लोगों की इनकम, मिनिमम 6 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए है। कितना पतन करोगे देश का? जो भारत विश्व गुरु था, जो भारत सोने की चिड़िया था, उसका कितना पतन करोगे? तो बहुत कर दिया है, अब विश्राम की जरूरत है। तो हम लोग देख लेंगे, हम लोग फिर से भारत को विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो ये होगा, ये होगा। अब लोग जागृत हो रहे हैं तो ये होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो जाति आधारित जनगणना है, मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि अंग्रेज हर जाति की गिनती करते। आखिर आजाद भारत में ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई? क्योंकि आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि भाई जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो तो पंडित जी को मानते भी थे, पंडित जी का सपोर्ट भी करते थे नेहरू जी का, और नेहरू जी को वोट भी देते थे, नेहरू जी को प्रधानमंत्री भी बनाते थे। फिर नेहरू जी को हमसे कौन सी दुश्मनी थी? क्या परेशानी थी कि हमारी गिनती को रोक दिया? मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, सोचते सोचते समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन किसी समस्या पर जब लंबे समय तक आप सोचो तो आपको कोई ना कोई हल निकल आता है। तो मैं भी सोचता रहा, तो सोचते 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 कारण तक पहुंचे। कारण क्या हो? जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री पद के 2 कैंडिडेट थे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के 2 कैंडिडेट थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 कैंडिडेट थे और ये तय था कि जो इस बार अध्यक्ष बनेगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। वोट किसको करना था? कांग्रेस की जो राज्य कमेटियां थी उनको वोट करना था। जितनी राज्य कमेटियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया उन्होंने सब ने सरदार पटेल को वोट कर दिया। एक भी राज्य कमेटी ने पंडित नेहरू जी को वोट नहीं किया। नेहरू जी ने गांधी जी को कहा, गांधी जी ने नेहरू जी को कहा, तुमको तो किसी ने वोट ही नहीं दिया। तो नेहरू जी ने कहा, नहीं, प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम ही बनेंगे। तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो संचालन कर रहे थे सम्मेलन का,
उनको कहा पर्ची लिखो और पटेल जी को दे दो कि पटेल अपना नाम वापस ले लें। जैसे अभी ज्यादा कोई बोले तो पर्ची देते ना अपना, ऐसे ही तो कृपलानी जी ने पटेल जी को पर्ची दे दिया। पटेल जी ने भी सोचा होगा कि कृपलानी जी हमें पर्ची दे रहे हैं, मैं वापस ले लूं, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे गांधी जी खेला कर रहे हैं। तो पटेल जी ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। जो पर्ची कृपलानी जी ने पटेल जी को दिया, वो पर्ची पटेल जी ने गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने उसको पढ़ा, फिर पर्ची जेबी कृपलानी की तरफ बढ़ा दिया और जेबी कृपलानी ने फिर पर्ची पटेल जी की तरफ बढ़ा दिया और पटेल जी ने नाम वापस ले लिया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो उस समय के बहुत सीनियर नेता थे कांग्रेस में, ऐसे तमाम नेताओं ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि आखिर गांधी जी को हो क्या गया है। सरदार पटेल जैसे योग्य व्यक्ति के रहते हुए नेहरू को क्यों चुन रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी को भी लोगों ने सवाल पूछा। तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो तैयार नहीं थे नेहरू जी। तब ये भी सवाल खड़ा हो गया कि आखिर नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे। क्योंकि नेहरू जी को ऐसा लगता था कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में मैं ब्राह्मण हूं, एक ब्राह्मण एक शूद्र के नीचे। अगर वर्ण व्यवस्था से देखा जाए तो पटेल जी भी शूद्र थे, तो एक ब्राह्मण जो है एक शूद्र के नीचे क्यों रहेगा। तो उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करके गांधी जी ने नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। फिर 1951 में जनगणना का समय आया, क्योंकि 31 में अंग्रेजों ने किया, 41 में अंग्रेज कर रहे थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए अंग्रेज पूरी जनगणना ठीक से नहीं कर पाए। फिर 10 साल बाद 51 का समय आया, तो अंग्रेज देश छोड़कर जा चुके थे और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो 51 में जनगणना का समय आया, उसके पहले ही नेहरू जी समझ गए थे कि जनगणना जाति के आधार पर करना बहुत खतरनाक है। क्या समझ गए थे? समझ गए थे कि कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने बनाई, मतलब हमारे पुरखे ने बनाई, नेहरू जी के पुरखे ने बनाई कांग्रेस पार्टी। और ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी बनाई। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, छोटा मोटा नहीं, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण जो कांग्रेस पार्टी हमारे पुरखों ने बनाई, उस पार्टी के अंदर का चुनाव कोई ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं, मैं खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, सरदार पटेल जीत रहे। कल देश में आम चुनाव हो गए, कल देश में आम चुनाव होगा और 1951 के जनगणना के आंकड़े भी आएंगे कि देश में ब्राह्मण 3.5% हैं। कल आम चुनाव होगा, जनगणना के आंकड़े आएंगे, ब्राह्मण 3.5% है और ओबीसी के आंकड़े आते तो क्या आते, ओबीसी 52% है। तो 52 वालों को ये समझ में नहीं आता कि हम 3 वाले के पीछे क्यों खड़े। जनगणना क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे की राजनीति समझा रहा हूं। ये राजनीति आज मोदी ने शुरू नहीं किया, ये राजनीति आज मोहन भागवत ने शुरू नहीं किया, ये राजनीति जब से देश आजाद हुआ है तब से शुरू हुई है। ऐसा नहीं है देश की आजादी में हमारे पूर्वजों का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। देश की आजादी में हमको ये बताया गया कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे पूर्वज फांसी पर चढ़ गए, गोली खाए, लाठी खाए, डंडे खाए, जेल गए, कि हमें भले ही गोली लाठी डंडे खाना पड़ेगा, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा,
लेकिन हमारी नस्लें आजाद हो जाएंगी। उनको ये पता नहीं था कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, मगर हमारी गिनती नहीं होती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको थोड़ा ही पता, उनको तो समझाया गया था कि सब लोग आजाद हो जाए, और अगर हमारे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आज जो लोग नागपुर में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो नहीं खदेड़ पाते। 1857 तो लड़के देख लिया था, क्या हासिल हुआ था 1857 में। तो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से, हमारे लोगों के शामिल होने की वजह से अंग्रेज देश छोड़कर गए, लेकिन आजादी पर प्लान बना करके ब्राह्मणों ने कब्जा किया और आजादी के नाम पर केवल ताली बजवाने का काम हम लोगों से करवाया जा रहा हर साल 15 अगस्त। और अभी भी कहा जा रहा 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, अमृत उत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, आजादी के 75 हो गए, 75 हो गए, 75 हो गए। अरे अमृत काल चल रहा है, इसका मतलब अमृत निकला आजादी से। अब आजादी से जो अमृत निकला उसमें ओबीसी को कितना अमृत मिला, एससी को कितना अमृत मिला, एसटी को कितना अमृत मिला, ये भी तो बताओ। कि केवल हम ताली बजाने के लिए है कि आजादी को 75 साल पूरे हो गए, पूरे हो गए, पूरे हो गए, ताली बजाते हैं। केवल ताली बजाने के लिए है क्या? केवल ताली बजाने के लिए तो नहीं, मगर वो चाहते हैं कि हम केवल वो जो कहें उस पर ताली बजाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जनगणना क्यों रोकी गई। सबसे पहले नेहरू जी ने रोका। नेहरू जी देश के पहले ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे और ब्राह्मण, और उन्होंने जनगणना को रोका कि अगर ये आंकड़े आएंगे कि ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, अगर ये आंकड़े आएंगे देश के अंदर, एक बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, दूसरी बार ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, अरे तीसरी बार तो जल ही जाएगी कि अरे हम 52, अगला 3.5। लोकतंत्र में सबके वोट की वैल्यू बराबर है, तो हम 52 वाले 3.5 को बार बार क्यों बना रहे, हम क्यों नहीं बन सकते। ये दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो देश में ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं होगा। ये नेहरू जी को समझना है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के बार बार कहने के बावजूद भी नेहरू जी ने ओबीसी के लिए आयोग नहीं बनाया, इसलिए बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। और जब कालेलकर कमीशन बनाया तो उसको लागू नहीं होने दिया। नेहरू के बाद 1951 में नेहरू जी ने गिनती को रोक दिया। 10 साल बाद फिर गिनती का समय आया 1961 का, और जब 1961 का गिनती का समय आया फिर नेहरू जी ही देश के प्रधानमंत्री थे और फिर उन्होंने गिनती रोक दिया। फिर 10 साल बाद 71 का समय आया और 71 में नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सोचा कि हमारे बाप ने रोका है तो कुछ सोच समझ कर ही रोका होगा, तो हम फिर क्यों करें। तो बाप ने रोका तो बेटी ने भी रोक दिया 71 में। 10 साल बाद फिर समय आया गिनती का 81 का, फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने रोक दिया। फिर 10 साल बाद 91 में फिर गिनती का समय आया, फिर पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ब्राह्मण थे। जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, वो बात बराबर उनको भी समझ में आती थी नरसिंह राव को, और उन्होंने भी रोक दिया। फिर 2001 का समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। अपने ओबीसी के लोगों में बहुत लोकप्रिय है और अपने तमाम ओबीसी के लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा में सभी नेता तो ठीक नहीं है मगर अटल जी बढ़िया, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग श्रद्धेय अटल जी भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं लोग।
तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो इतना बताना चाहता हूं कि जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी कि अगर जाति जनगणना हो गई तो ओबीसी को अपनी ताकत का पता चल जाएगा, और अगर ताकत का पता चल जाएगा तो वो ब्राह्मणों के पीछे नहीं खड़ा होगा, वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा। तो ब्राह्मण जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उसके बाद देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जो बात नेहरू को समझ में आती थी, इंदिरा को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात ठीक तरीके से अटल जी को भी समझ में आती थी। वो अपने लोगों को अच्छा कैसे लगता था? हमने कहा अच्छा क्यों अच्छा है? कहा बहुत अच्छा बोलते थे, कविता भी अच्छी लिखते थे। तो अपने लोगों को गाने से मतलब थोड़े ही है, धुन से मतलब है। गाना से मतलब नहीं है, धुन से मतलब है। धुन पर ही नाचते रहते। अभी कुछ लोग हमको कहते पटेल जी वैसे कुछ भी हो, मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है। तो हमने कहा तुम्हारे बारे में भी कुछ बोलते हैं? कहा नहीं, अपने बारे में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है। तो हमने कहा फिर मतलब क्या है बोलने का? क्या मतलब है बोलने का? तो ये अपने लोगों को धुन पर ही डांस करने की आदत है। इनको गाना क्या चल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं। तो अटल जी ने भी रोक दिया, क्योंकि तो कांग्रेस वालों ने रोका, फिर बीजेपी वालों ने भी रोक दिया। अटल जी ने रोक दिया 2001 में, फिर 2011 में जनगणना का समय आया, और जब 2011 में जनगणना का समय आया तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, खासतौर से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में लगाए गए। क्या लिखा गया 51,000 कार्यक्रम में? देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है, और ये पर्चा जितने ओबीसी के नेता थे उनके पास भिजवा दिए। जो कार्यक्रम लगाए गए कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, ये पर्चा सारे ओबीसी के नेताओं के पास भेज दिए गए। और जब ओबीसी के नेताओं के पास ये पर्चा पहुंच गया तो ओबीसी के नेताओं को भी गुस्सा आ गया कि जानवरों की गिनती होती, हमारी नहीं होती है। तो सारे पार्टी के ओबीसी के नेताओं ने प्लान बनाया और देश की पार्लियामेंट को बंद कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया कि जानवरों की गिनती करते हो, ओबीसी की नहीं करते, नहीं चलने देंगे। बंद कर दिया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट बंद हो गई तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो सामने आए और सामने आकर उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना करें। लोग संतुष्ट हो गए। मगर जैसा आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारा फैसला मनमोहन सिंह जी के हाथ में नहीं रहता था, तो मौके पर उनको सामने कर दिया गया, मगर उनके हाथ में फैसले लेने की ताकत बहुत सारे मामले में नहीं रहती थी। तो फैसले लेने की ताकत कहां रहती थी जब कांग्रेस की सरकार थी? कोई मामला खड़ा होता था तो प्रणब मुखर्जी, कोई मामला खड़ा होता था तो प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कमेटी बना दी गई, चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बना दिया गया कि जाति जनगणना पर यह फैसला करें। अब 51 में फैसला करने वाले नेहरू जी ब्राह्मण थे, 61 में फैसला करने वाले नेहरू जी ब्राह्मण थे, 71 में फैसला करने वाली इंदिरा जी ब्राह्मण थी, नेहरू जी की बेटी थी, 81 में फैसला करने वाली इंदिरा जी ब्राह्मण थी, 91 में फैसला करने वाले नरसिंह राव ब्राह्मण थे, 2001 में फैसला करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, और 2011 में जब जाति जनगणना का फैसला करने का समय आया तो उस समय भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन फैसला लेने का अधिकार प्रणब मुखर्जी के पास चला गया, और प्रणब मुखर्जी भी बंगाल के ब्राह्मण थे। मतलब फिर फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मण के पास चला गया। तो हर ब्राह्मण को ये समझ है, यहाँ गांव में जो विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ है, और जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको भी समझ है
कि इनकी गिनती अगर होगी तो क्या होगा, इसलिए वहां वाले भी विरोध करते हैं और गांव वाले भी विरोध करते हैं, क्योंकि दोनों को समझ है और दोनों समझकर विरोध कर रहे हैं। तो फिर प्रणब मुखर्जी जी ने रोक दिया, मगर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? अब आपको ये भी बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि अरे आरएसएस और कांग्रेस के लोग मिलकर कैसे प्लान बनाए। आपको पता नहीं, मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो संघ की शाखा में गए थे, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बहुत लोगों ने देखा। तो पहले से ही उनके संघ से संबंध थे। तो इन लोगों ने मिलकर विचार किया। पहले लोग समझते थे सेकुलर है, और बाद में समझ गए अरे तो इधर का ही है, इधर आया था। तो विचार किया, कहा बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अगर हम कह देंगे गिनती नहीं करेंगे तो गिनती होने के बाद जो हो सकता है वो गिनती होने के पहले ही हो जाएगा। सारे ओबीसी के नेता मिलकर उठा रहे हैं, हमारी भी पार्टी के, तुम्हारी भी पार्टी के, और जिन ओबीसी 80 की अपनी पार्टियां हैं वो भी उठा रहे हैं। अगर ये सब इकट्ठा हो गए तो हमारी पार्टी के भी ओबीसी भाग जाएंगे, तुम्हारी पार्टी के ओबीसी भी भाग जाएंगे, और SC ST तो इनके साथ है ही, और ये सब इकट्ठा हो जाएंगे। माइनॉरिटी कहाँ हमारे तुम्हारे पास रहेगा, ये भी तो इन्हीं के पास भाग जाएगा। तो न कांग्रेस की सरकार आएगी न बीजेपी की सरकार आएगी। गिनती तो इसलिए हम रोक रहे हैं, हमारी सरकार बनी रहे। अगर गिनती नहीं करेंगे, ऐसा घोषित कर देंगे, तो ये लोग एकजुट होकर अपनी सरकार बना लेंगे। इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कहना ठीक नहीं है, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया? कहा कुछ नहीं, सोचा ये मुद्दा ही हवा में उड़ा। तो गिनती नहीं किया, गिनती का नाटक किया। गिनती करना एक बात है और गिनती का नाटक करना एक बात है। अभी भी बहुत सारे नेताओं को नहीं पता है कि 2011 में गिनती नहीं हुई। वो क्या बोलते, अरे गिनती हुई, उसका आंकड़ा दो। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा हमने गिनती किया था, आंकड़ा नहीं दे रही सरकार। झूठ बोल रहे राहुल गांधी, सही नहीं बोल रहे। जब सेंसस एक्ट में नेहरू जी ने संशोधन करके जाति के आधार पर जनगणना रोक दिया, तो जब तक सेंसस एक्ट में परिवर्तन करके जाति आधारित जनगणना नहीं डाली जाएगी, कैसे होगा? तो सर्वे किया, जाति आधारित जनगणना का प्रचार किया, और सर्वे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया। धोखाधड़ी करने का काम ओबीसी के लोगों के साथ में धोखेबाजी करने का काम किया, और उसकी रिपोर्ट भी आज तक पब्लिश नहीं की। सर्वे क्यों किया? सोचा एक तो इनको बता देंगे कि गिनती हो रही है, दूसरा हमको पता चल जाएगा गिनती होने से क्या आ सकता है, थोड़ा हम पहले से सतर्क हो जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। तो सर्वे कर लिया, रिपोर्ट आज तक नहीं दिया। और फिर आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि जैसे मंडल कमीशन का मामला हवा में उड़ाया था, ऐसे जनगणना का मामला हवा में उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि समर्थन करना भी खतरनाक है और विरोध करना भी खतरनाक है। समर्थन करोगे तो गिनती करना पड़ेगा, विरोध करोगे तो ये हमारे विरोध में चले जाएंगे 52% लोग, तो वोट कैसे मिलेगा? तो कहा क्या करना होगा? कहा मुद्दा डाइवर्ट करना होगा। तो डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? आपके हरियाणा के ही बाबा रामदेव यादव हैं, ओबीसी, और महाराष्ट्र के अन्ना हजारे कुणबी मराठा है, दोनों को लिया और दिल्ली में उतार दिया मैदान में कि जन लोकपाल आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अन्ना हजारे ने कहा जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा मैं अपना अनशन नहीं छोड़ूंगा, ऊपर भले चला जाऊं। टीवी वाले जाति आधारित जनगणना का मुद्दा गायब कर दिए और अन्ना हजारे को दिखाने लगे। हम लोग तो समझ गए कि ये ओबीसी का मुद्दा दबाने का सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 सितंबर 2011 को 5 लाख लोगों की रैली बुलाई। उसमें रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे जो तमाम बड़े नेता जो लड़ाई लड़ रहे थे जाति जनगणना की, उनको भी बुलाया ताकि ये मुद्दा दबे ना।
5 लाख लोग इकट्ठा किए, किसी मीडिया ने खबर नहीं छापा, इतने बड़े बड़े नेता है। और अन्ना हजारे का रोज चल रहा था, रोज चल रहा। उस समय जो हम अपने लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली, गिनती का मामला है, तो ओबीसी के लोग क्या कहते थे, पटेल जी बेचारा अन्ना हजारे, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला तो ईमानदार आदमी धरती पर आया है, बीच में तो कोई आया नहीं, उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। गिनती तो बाद में हो जाएगी, अपने लोगों को दूसरे की फिक्र ज्यादा है ना। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग ये तय कर रहे थे कि आजादी में हमें कौन सा अधिकार मिले, तो हम लोग केवल अंग्रेजों को भगा रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि अंग्रेज जाएंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें भी कोई व्यवस्था संविधान में हो रही नहीं हो रही, इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। तब भी और अब भी वही करते हैं। जब कोई मामला हाईलाइट किया जाता है तो हमारे लोग उसी में फंस जाते हैं। कहा पहले अन्ना हजारे को देखें, हमने कहा जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी पता है कहां है। बाबा रामदेव को एक दिन कुमार विश्वास ने पूछा मजाक मजाक में, बाबा जी आपको तो पता ही होगा वो काला धन कहां पहुंचा है। आपको तो पता ही होगा, चूंकि आप ही लेकर आने वाले थे, तो कहां तक पहुंच गया है आपको तो पता होगा। तो बाबा ने कहा अब उसकी बात मत करो, अब तो हम खुद ही अपना धन बढ़ा रहे हैं, तो अभी इसकी बात क्यों कर रहे हो। तो बाबा अपना धन बढ़ाने में लग गए। बोला काला धन पता नहीं क्या होगा, अपना धन बढ़ा लो, झंझट खत्म करो। मैं महाराष्ट्र गया तो मैंने पूछा भाई अन्ना हजारे नहीं दिख रहे क्या। 3 महीने की यात्रा पर था महाराष्ट्र। तो हमने कहा कोई खबर ओबर अखबार में है। कहा खबर तो नहीं आती है, एक दिन आई थी। हमने कहा क्या आई थी। कहा अन्ना हजारे ने कहा हमारा इस्तेमाल हो गया। तो कहा इस्तेमाल हो गया। तो हमने कहा आप पछताए क्या होते, बाद में पश्चाताप करने से क्या होगा। जब चिड़िया खेत को चुग गई तो फिर उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हो हमारा इस्तेमाल हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। तो जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का मुद्दा उठा करके दबा दिया गया। और 2014 में जो ओबीसी के अंदर चेतना निर्माण हुई थी जाति जनगणना आंदोलन से, उसको भुनाने के लिए आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट किया कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री हम लोग बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला हूं, नीच जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है। लोगों ने कहा यार चाय बेचता था गरीब आदमी, ओबीसी है, कह रहा नीच जाति का है, अपमान होता है। हम लोगों का भी होता रहता है, इसका भी होता है। सब दुखी लोग हैं हम लोग, जो दुख हमारा है वही दुख नरेंद्र मोदी का है। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हैं तो अपने भी अपमान का बदला मोदी ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला मोदी जी ले लेंगे। तो 14 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मगर नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, पहला काम क्या किया, 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। और नारा क्या लग रहा, सबका साथ सबका विकास। गांव में सरपंच के पास बजट ना हो तो विकास होगा। तो ओबीसी के लिए जब बजट नहीं दे रही सरकार तो विकास कैसे होगा। जब बजट देगी तब विकास होगा, लेकिन जब बजट ही नहीं है तो केवल नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और अपने लोग कितने समझदार हैं ओबीसी वाले। हम लोग इतने समझदार हैं कि हम लोग समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो एक बार नहीं 2-2 बार साथ दे दिया और फिर नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अब मान लो आपको पीला करना है तो आपको हल्दी लगानी पड़ेगी। अगर पीला करना है तो हल्दी लगाना पड़ेगा, तभी ना हल्दी लगाकर पीला किया जाता है।
लेकिन कुछ लोग हल्दी देखकर ही पीले हो जाते, तो उनको लगाने की क्या जरूरत? हमारे लोगों को दूर से हल्दी दिखाओ, पीले पड़ गए तो लगाने की क्या जरूरत? कहा विकास करेंगे, हमारे लोगों ने कहा हो गया, अब हो गया तो फिर करने की क्या जरूरत है? बजट देने की क्या जरूरत है? आरक्षण देने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत ही नहीं है, हो गया, उसने कहा करेंगे, हमने मान लिया, हो गया, खत्म मामला। तो ये चल रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा है, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये चल रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा, ओबीसी को बजट नहीं है। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया, मगर ये सवाल टीवी वाले नहीं उठाते। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? कोई पहाड़ काम है? अरे जनगणना होगी तो जनगणना में घर घर लोग जाते हैं ना, अब उसमें कॉलम ही तो बढ़ाना, और क्या करना है? एक नया पैसे का खर्चा है क्या? एक नया पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है जाति आधारित जनगणना करने से, फिर क्यों नहीं कर रहे? और हम ये नहीं कह रहे केवल ओबीसी की करो, अरे हम कह रहे हैं भाई पंडित जी लोगों की भी करो, ब्राह्मणों की भी करो, इनकी भी तो नहीं हो रही है बहुत दिन से, आजाद भारत में इनकी भी नहीं हुई, इनकी भी कर लो। अरे सबकी गिनती हो जाएगी, 75 साल में कौन कितना मोटा हो गया है ये तो पता चल जाएगा ना। जैसे ओबीसी को बहुत भ्रम है कि हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है। योगेंद्र यादव जी ने एक दिन लेख लिखा था, कहा ये भ्रम टूट जाएगा जिस दिन जाति जनगणना हो, कि हमारे पास जमीन ज्यादा है, ये भ्रम ही टूट जाएगा जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो जाएगी। वैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, 94% जमीनें उनके पास है और 6% में ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग हैं। 6% में हम सभी लोग, 6% में 4% ओबीसी के पास है। पूरे भारत में ओबीसी कितना है? आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 60 से 65% है, लेकिन जमीन कितना हमारे पास है? 4%। नौकरी कितना हमारे पास है? 4-6%। व्यवसाय कितना हमारे पास है? 2-3%, तो ज्यादा ही मैं शायद बोल रहा हूं, इतनी तो है क्या हमारे पास? ये पोल खोल जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और एक और बहुत फायदा होता है, आजकल ओबीसी से लड़ रहा है, एससी से लड़ रहा है। अरे भाई इस जाति ने सब फायदा ले लिया, इस जाति ने सब फायदा। जब जाति जनगणना होगी प्रॉपर आंकड़ा आएगा कि किस जाति की संख्या कितना % है, फिर उसकी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है, व्यवसाय में हिस्सेदारी कितनी है, जमीन में हिस्सेदारी कितनी है, ये सारा डाटा आएगा तो ये भी भ्रम टूट जाएगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम वही लोग पैदा कर रहे हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाकर, एससी को एससी से लड़ाकर, एसटी को एसटी से लड़ाकर आपस में ही उलझे रहो ताकि उसका फायदा वो लोग उठाते रहे। ये चल रहा है, तो इस सब के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। अगर मान लो हमारा विकास करना चाहे तो डाटा के बगैर विकास हो सकता है? डाटा के बगैर विकास कैसे होगा? अरे डाटा होना चाहिए, कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं, कितने ओबीसी के लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, कितने के पास कुछ भी नहीं, कितने ओबीसी के कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने के हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने के इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने के बीए पास बेरोजगार हैं, कितने के बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने के पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं। ये सारा डाटा, ये सारा आंकड़ा आएगा तब तो सरकार उस हिसाब से हमारे लिए योजना बना सकती है। मान लो कक्षा 8 पास बेरोजगारों की संख्या आ गई, इंटर पास बेरोजगारों की संख्या आ गई, बीए पास बीएससी पास बेरोजगारों की संख्या आ गई, तो उस हिसाब से योजना बनाकर सरकार
हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकती है, बजट की व्यवस्था कर सकती है। कितने ओबीसी के लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी जमीन है कि वो खेती से जीवन यापन कर सकते हैं, कितने ओबीसी के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो खेती से जीवन यापन कर लेंगे। तो उनका विकास कैसे किया जाए, तो ये योजना कैसे बनेगी? डाटा आना चाहिए ना, पहले डाटा ही सरकार के पास में नहीं है और सरकार विकास की बात कर रही है। तो ओबीसी के लोगों को केवल और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। 1000-2000 साल पहले से भी बनाया जा रहा है और आज भी बनाया जा रहा है। जो लंबी कहानी हमने जन्म से लेकर मरने के बाद तक की बताई, वो मूर्ख बनाने के अलावा कुछ और है क्या? तो वो भी बनाया जा रहा है और ये भी बनाया, और हम लोगों ने तो ठान लिया है कि हम मूर्ख बनने के लिए कोई लिमिट नहीं रखेंगे, अनलिमिटेड मूर्ख बने। जब हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तो बनाने वाले क्यों नहीं तैयार रहेंगे? अरे बनने में हमारा नुकसान है, फिर भी हम बनने के लिए तैयार हैं। बनाने में उनको फायदा है, बनाने में उनको फायदा है, तो बनाएंगे ना। जब हम बनने के लिए तैयार है तो उनको बनाने में फायदा है, तो बनाएंगे। तो ये बनाया जा रहा है 75 साल से, तो आजादी के बनाया ही जा रहा है और ये पहले से भी बनाया जा रहा है। अच्छा, अगर अभी मैं पूछ लूं, इसमें से कितने ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है? हाथ खड़े करो। 1 खड़ा हो गया, 2 खड़ा हो गया, 3 खड़ा हो गया, ये लेखीराम जी ने 4 खड़ा कर दिया। इतने बड़ी सभा में 4 लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी। अरे हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च थोड़े ही आपसे पूछ रहे हैं भाई। अरे मंडल कमीशन जिसकी वजह से आपको 27% रिजर्वेशन मिलता है, उसकी रिपोर्ट पूछ रहे हैं कि उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 4 आदमी पढ़े हैं, क्या होगा? क्या होगा ओबीसी के लोग? अब पता ही नहीं है मंडल में क्या लिखा है, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो इसी का फायदा ना हमारा दुश्मन उठा रहा है। जब आपको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है, तो आपका मुद्दा, आपका एजेंडा आप नहीं सेट कर रहे हो। आपका मुद्दा, आपका एजेंडा टीवी वाले सेट कर रहे हैं, आप नहीं सेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ओबीसी की हजारों समस्याएं हैं, मगर उसमें पहले नंबर की जो समस्या है, वो समस्या ये है कि ओबीसी की क्या समस्या है, ये ओबीसी को पता नहीं है। ये पहले नंबर की समस्या। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं, हजारों बहुत हो सकती। पहली ये है कि हमारी क्या समस्या, यही नहीं पता। मंडल की 1 सिफारिश लागू हुई, 2 लागू हुई, बाकी तो आज तक लागू नहीं। मगर हम उसको पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या लिखा है, हमें क्या मिल रहा है, क्या और मिलना चाहिए। मगर हमारे पास है, हम पढ़ नहीं रहे। हम अपने अधिकारों के बारे में जो लिखा गया उसको नहीं पढ़ा। हम पंडितों का टीवी देख रहे, और टीवी वाले क्या दिखाए? बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब हम दिन रात देख रहे हैं बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता। जो मानता है चमत्कार होता वो भी देख रहा है, और जो नहीं मानता वो भी उतना ही इंटरेस्ट से देख रहा है। आपका इंटरेस्ट पैदा कर दिया, तो आपकी गिनती के बारे में कौन चर्चा करेगा? आपकी हिस्सेदारी के बारे में कौन चर्चा करेगा? कौन चर्चा करेगा? आप तो बागेश्वर धाम की चर्चा में बिजी हो गए टीवी देखकर। अच्छा, चमत्कार कोई चर्चा का विषय है? मान लो किसी बाबा के पास चमत्कार करने की ताकत है। अरे बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है देश में, बस वो सुबह अपने घास फूस की झोपड़ी में सो गया शाम को, और सुबह उठा तो 3 मंजिला मकान पर वो टहल रहा है, तो वो खुद ही समझ जाएगा यार चमत्कार हो गया। रात को झोपड़ी में सोए और सुबह 3 मंजिले मकान पर टहल रहे, तो चमत्कार हो गया। तो किसी को इस पर बहस करने की जरूरत हो रही, चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन चर्चा बहस इसलिए हो रही है कि आपके मुद्दे चर्चा में नहीं आने चाहिए। कोई पत्नी अपने पति को छोड़ रही है, तो उसकी चर्चा टीवी पर दिन रात हो रही है।
कोई पाकिस्तान से एक महिला आ गई, उसकी चर्चा दिन रात टीवी पर हो रही है। अरे तुम उसकी जांच करो, उसको फांसी देना है दो, उसको नागरिकता देना है दो, उसको जो करना है करो, मगर सबका दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? टीवी का इतना कीमती समय है, उस पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी चर्चा पर तो इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं कि जो देश का मेन इशू है, किसान का इशू है, मजदूर का इशू है, नौजवान का इशू है, ओबीसी का इशू है, एससी का इशू है, एसटी का इशू। अभी मणिपुर में जो घटना हुई, आप बताओ, ऐसी घटना आजादी के 75 साल में होनी चाहिए? कोई भी दंगा हो, उसका सबसे क्यों उठाती? क्योंकि ऐसी मानसिकता ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ऐसी मानसिकता बना करके रखी है समाज में, इसलिए महिलाओं पर ही लोग ये सब हो रहा है। मगर ये सब मुद्दा नहीं है कि अब पाकिस्तान में खाने को नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान में लोग मर जाएंगे, बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, श्रीलंका में लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, बहुत गरीबी हो गई। अरे तो भारत की टीवी है, भारत की टीवी है, भारत की खाती है, तो पाकिस्तान का क्यों गाती? खाती भारत की है तो पाकिस्तान का क्यों आती है? मगर भारत की टीवी है, भारत के लोग देखते हैं, खबरें पाकिस्तान की गरीबी की दिखाती। इसलिए दिखाती है कि आप खुश हो जाओ। अरे पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, यहां तो हम बचे हुए हैं ना 5 किलो राशन, तो आप खुश हो जाओ। तो आपको खुश करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन आप समझ लो कि भारत के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की कोई औकात नहीं है, और जिनसे कोई औकात जिनकी नहीं है, उनसे तुलना करने से नुकसान होता है। मान लो आपका लड़का, आपका छोरा बोलते हो ना, आपका छोरा इंटरमीडिएट पास कर गया और पड़ोस में किसी का छोरा हाई स्कूल फेल कर गया, और दूसरे पड़ोस में किसी का छोरा एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। अब आप किससे तुलना करोगे अपने छोरे को? अगर आप हाई स्कूल फेल वाले से तुलना करोगे, आप मन ही मन खुश रहोगे कि हमारा तो इंटरमीडिएट पास हो गया, वो तो हाई स्कूल फेल। लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर से अगर आप तुलना करोगे, तब आप सोचोगे कि अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? जब आप ऐसा सोचोगे कैसे बनेगा, तो आपका विकास होगा। अगर भारत की मीडिया, अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था क्या है, जापान में शिक्षा व्यवस्था क्या है, जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था क्या है, किसानों की व्यवस्था क्या है, रोजगार की व्यवस्था क्या है, जो विकसित कंट्री है उनके सिस्टम को अगर भारत में दिखाए, तो लोग सवाल करें कि मोदी जी, अमेरिका रोजगार देता है, आप क्यों नहीं दे सकते? आप ये सिस्टम क्यों नहीं लागू कर सकते? तो सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो कि हम तो सुखी हैं, हमसे ज्यादा भी दुखी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग हैं। आपका टाइम खराब किया जा रहा है, आपका पैसा खराब किया जा रहा है, आपको बात समझ में नहीं है। देश में ओबीसी के बहुत सारे लोग किसान हैं, और कम ज्यादा मिलाकर लगभग लोग किसान हैं, छोटे बड़े में। आजादी के 75 साल में किसान जब मार्केट में जाता है, मान लो कुर्सी खरीदने के लिए गया, तो दुकानदार को पूछता है कि ये कुर्सी कितने में दोगे। मोबाइल खरीदने के लिए गया तो दुकानदार को पूछता है मोबाइल कितने में दोगे। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदने के लिए गया, पूछता है कितने में दोगे। मतलब जो बेचता है वो बताता है कि ये सामान इतने में मिले। वही किसान जब अपनी फसल लेकर मार्केट में जाता है, तो लोग उसको नहीं पूछते कितने में दोगे, वो पूछता है कितने में खरीदोगे हमारा। 75 साल में किसानों को उनकी फसल की कीमत, सामान उनका पैदा उन्होंने किया, मगर कीमत खरीदने वाला निर्धारित कर रहा है। साबुन खरीदने जाओ, माचिस खरीदने जाओ, चप्पल खरीदने जाओ, जूता खरीदने जाओ, कपड़ा खरीदने जाओ, जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित किया। हम जो पैदा कर रहे हैं, जो खरीद रहा है, वो कीमत निर्धारित कर रहा है। उल्टी गंगा 75 साल से बह रही है।
इसके लिए समय है हमारे पास चर्चा के लिए, टीवी वालों के पास चर्चा के लिए समय है। किसान कह रहे हैं एमएसपी दे दो। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और माचिस खरीदने जाते हो तो उस पर क्या लिखा है? एमआरपी। एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने में बेचा जा सकता है। और जितने में ज्यादा से ज्यादा माचिस को बेचा जा सकता है उतने में माचिस आपको मिलती है। और किसान क्या कह रहा है? मिनिमम तो दे दो, कम से कम वाला तो बता दो, इतने में खरीद लेंगे। सरकार वो भी खरीदने के लिए, गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये मुद्दा टीवी के लिए मुद्दा नहीं है। देश में कई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल है जिसमें खिचड़ी खिलाया जाए, हरियाणा में भी हो, वहां पढ़ाई कम और खिचड़ी का कार्यक्रम ज्यादा हो। क्लास 5 है और मास्टर 2। कितने रहते हैं आपके यहाँ? 1 ही रहते हैं। अब क्लास 5 मास्टर 1। वहीं बगल में छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, वहां पूछो कितने मास्टर हैं, तो जितने क्लास उससे 1 मास्टर ज्यादा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वालों को ये बात समझ में आ रही है कि जितने क्लास उतने मास्टर होने चाहिए, तो सरकारी स्कूल वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जितने क्लास उतने मास्टर होने चाहिए। अब 1 मास्टर के पास 10 हाथ पैर हो जाएगा क्या कि वो 5 क्लास पढ़ा ले? 1 मास्टर के पास 10 हाथ पैर तो नहीं होगा। 1 मास्टर एक समय में 1 ही क्लास पढ़ा सकता है। जब 5 क्लास 1 मास्टर को पढ़ाना होगा तब वो पढ़ाएगा नहीं, बाउंड्री के अंदर रोक कर रखेगा। केवल जैसे जानवर को जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लेकर जाते थे चराने के लिए बाग में, तो बाबा जी लोग, पिताजी लोग क्या कहते, अच्छा देखते रहना, किसी के खेत में जाने मत देना, रोक कर रखना, बाग में ही रोक कर रखना। जब क्लास 5 है और मास्टर 1 है तो बच्चों को बाउंड्री के अंदर रोक कर रखेगा कि पढ़ाएगा? क्या करेगा? इस पर चर्चा करने के लिए टीवी अखबार को फुर्सत नहीं। इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इसमें रखा गया है। बहुत खुजली है एक राष्ट्रीय कानून बनाने की, तो शिक्षा के लिए क्यों नहीं बनाते? इसके लिए खुजली क्यों नहीं है? इसके लिए तो खुजली पैदा करो। अगर सरकार चलाने वाले लोग ईमानदार हैं, जिससे फायदा होता है, उसके लिए खुजली नहीं है जिससे आपको फायदा होता है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, खिचड़ी खाने वाले, उससे जो थोड़ा ठीक ठाक होता है वो छोटे नर्सरी स्कूल में पढ़ाता है। जो और ठीक ठाक होता है उससे और अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। जो बहुत ठीक ठाक होता है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ाता है। कितने प्रकार के स्कूल? सबका बच्चा आईएएस के कंपटीशन में बैठेगा तो अलग अलग सवाल पूछा जाएगा क्या? हरियाणा में योजना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाए तो 550 रुपए देने होंगे और प्राइवेट में पढ़ाए तो 1100 रुपए सरकार दे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? पहले मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अभी मन ही मन लगता है कि सोच लिया बचने नहीं। तो इसका मतलब क्या है? प्राइवेट में पढ़ाओ तो 1100 देंगे, सरकारी में पढ़ाओ तो तुम्हें देने पड़ेंगे ताकि सरकारी बंद हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सरकारी बंद हो जाए। सरकारी बंद तो सरकारी नौकरियां बंद, सरकारी नौकरियां बंद तो आरक्षण बंद। ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है, ये स्कूल बंद करने का मामला नहीं है, आपका नौकरी, आपका आरक्षण बंद करने का मामला है, स्कूल बंद करने का मामला नहीं है। अब आईएएस के कंपटीशन में अगर हर प्रकार के बच्चे बैठेंगे, प्राइमरी में पढ़ने वाला, नर्सरी में पढ़ने वाला, जिले के टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ने वाला और दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाला, सब बैठे हैं, सवाल अलग अलग पूछे जाए, एक ही पूछा जाए तो किसका बच्चा निकले? इसके लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए एकरूपता क्यों नहीं लाई जा रही कि चाहे राष्ट्रपति की संतान हो
या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, लाओ इस पर यूनिफॉर्म। मगर इसके लिए नहीं लाना है, इसके लिए थोड़ा ही लाना। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है और अमीर आदमी बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाता है जब बीमार। इसके लिए लाओ, गरीब किसान मजदूर हो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकारी कर्मचारी हो, सबका इलाज एक जैसे स्कूल में होगा, इसके लिए लाओ। मगर इसके लिए सरकार एक राष्ट्र एक कानून लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे तो आपके बच्चों को फायदा हो जाए, आपको फायदा हो जाए, इसके लिए लाने के तैयार नहीं है। सरकार चलाने वाले लोग चाहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, अरे क्या फायदा हो जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना? 75 साल से तो लड़ ही रहे हैं, क्या फायदा ले लिया? अच्छा, जब देश में विविधताएं हैं, देश में अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग सामाजिक स्थिति है, अब कोई समाज ऐसा है जिसको हजारों साल से अछूत घोषित कर दिया, कोई समाज ऐसा है जिसको हजारों साल से जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, कोई समाज ऐसा है जिसको हजारों साल से शूद्र बनाकर रखा है। तुम जिस जाति में पैदा हुए वही काम करो और हमारी सेवा करो। तो ये जो अलग अलग विविधताएं हैं, तो इसमें एक राष्ट्र एक कानून कैसे हो सकता? अलग अलग धर्म के लोग रहते, तो एक राष्ट्र एक कानून होगा तो हमको रिजर्वेशन मिलता कैसे मिलेगा? मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। एक राष्ट्र एक कानून हो गया, नहीं मिलेगा। एससी को आरक्षण मिलेगा, एसटी को जो विशेष सुविधा मिल रही है, कस्टमरी लॉ है, वो मिलेगा, आदिवासियों को नहीं मिलेगा। अलग अलग राज्यों को जो उनकी भौगोलिक दृष्टि से जो अलग अलग अधिकार दिए हैं वो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मगर इतनी समझ थोड़ी बताई जा रही, केवल क्या बताया जा रहा है? नहीं, मुसलमान जिस प्रकार से शादी विवाह तलाक का कानून है उसको हम बदलना चाहते बराबर का। तो अपने ओबीसी के आदमी को क्या है? अच्छा, मुसलमान विरोध कर रहे हैं ना, तो हम साथ। ये जो साइकी बना के रखा है, इससे कोई फायदा हमारा 75 साल में नहीं हुआ। अब देखो, 2019 के पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ओबीसी की गिनती करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हम करेंगे। कब कहा था? 19 के चुनाव के पहले। वोट ले लिया, सरकार मुकर गई, गिनती कर नहीं रही है। गिनती कर नहीं रही है तो सरकार चलाने वाले लोगों को डर लग रहा है कि गिनती नहीं कर रहे हैं तो ओबीसी वोट कैसे देगा हमें। तो कहा तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा कोई ना कोई उठाना पड़ेगा। पहले 370 उठाया, फिर 3 तलाक उठाया, फिर हिजाब उठाया, फिर मंदिर पर माइक मस्जिद पर बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए ये उठाया। अब कुछ नया उठाना पड़ेगा। तो नए के लिए ये आ गया है ताकि आप भूल जाओ कि आपकी गिनती हुई कि नहीं हुई, और देश में हिंदू मुसलमान के माहौल में आप भाजपा को वोट कर दो। ये साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया जा रहा। लेना देना कुछ नहीं, ये मकसद है इसके पीछे। ये उठाने के पीछे का मकसद है ओबीसी की गिनती को दबाकर रखना। चुनाव आ रहा, ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठेगा, नहीं उठना चाहिए। उसके पहले ही जोर शोर से हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी की गिनती को रोकने के लिए षड्यंत्र पूर्वक लाया गया है। ओबीसी के लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे। या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को हो जाना चाहिए। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज जब लड़ते थे तो जब औरंगजेब जीतते थे उनको फायदा होता था, जब शिवाजी महाराज जीतते थे उनको फायदा होता था। 75 साल से मुसलमान हिंदू के नाम पर लड़ाई चल रही है। अगर तो फायदा होना चाहिए था। ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू के नाम पर मुसलमान से लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मगर आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमानों की पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई क्या?
बनाई। तो हम लोगों ने बनाई क्या? किसी ओबीसी की पार्टी ने दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बनाई क्या? किसी एससी की पार्टी ने दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बनाई क्या? किसी एसटी की पार्टी ने दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बनाई तो क्या? नहीं बनाई। ना मुसलमान बनाए ना हम बनाए, तो हमारी मुसलमान की लड़ाई किसमें? खच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने कहा मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब हो गई है। अब इतना खराब हो गई है तो फिर लड़ने का क्या फायदा है? लड़ने से क्या मतलब है? मगर हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को लड़ाया जा रहा है और लड़ा करके उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये साजिश जो देश में चल रही है, इसको समझने की जरूरत है। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। हरियाणा में तो 15 ही है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन सेंट्रल में जब लागू हुआ तो सेंट्रल में 52 को 27 दिया, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। और ये हरियाणा में 15 क्यों है? हाँ, ये मुद्दा है ना। तो ये जो किया गया, इसमें क्या कहा गया? 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता और इस वजह से ओबीसी को नहीं दिया जा सकता। इससे अब से लेकर आज तक हम लोग मानते हैं कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस कोटा बहाल कर दिया और 50% का कुछ पता ही नहीं। अच्छा, चलो, जब ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% बढ़ गया तो अब 50% की कोई लिमिट तो नहीं है ना। अब लिमिट नहीं है तो गिनती करो, हरियाणा में भी ओबीसी कितने परसेंट है, ओबीसी कितने परसेंट है हरियाणा में, गिनती करो, उतना दो। और देश में ओबीसी कितने परसेंट है, उतना दो। अब तो 50 की लिमिट नहीं रहेगी। मगर ये सोचने समझने बोलने के लिए हमारे पास टाइम तो चाहिए। हमको तो उलझा कर रखा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अपने हक अधिकार की चर्चा करने के लिए टाइम है? हिंदू मुसलमान पर ही चर्चा होती रहे। और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा देश में अगर कोई भुगत रहा है तो ओबीसी समाज के लोग भुगत रहे हैं। 16 नवंबर 92 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उसमें जो ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई, उस धोखेबाजी का आज तक ओबीसी को पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा चलो अयोध्या मंदिर बनाना है, ओबीसी के लोग मंदिर बनाने चले गए और ओबीसी के लोग मंदिर बनाने चले गए, मंदिर बन गया, मगर मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा। अगर मंडल की लड़ाई ओबीसी लड़ते तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिल सकती थी। 10-12 करोड़ नौकरियां छोड़ दिया, चलो मंदिर बना लेते हैं, तो मंदिर तो बन गया मगर मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। इसलिए लोहिया जी ने एक किताब लिखा। क्या किताब लिखा लोहिया जी ने? हिंदू बनाम हिंदू। किसने लिखा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कहा हिंदू बनाम हिंदू। कहा हिंदू बनाम हिंदू क्या है? कहा ये जो है ब्राह्मण लोग, ये लोग दूसरे लोगों को हिंदू तो कहते हैं, मगर जब अधिकार देने का समय आता है तब उनको अधिकार देने का काम नहीं करते हैं। लोहिया जी ने लिखा हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और वही हुआ। जब मंदिर की लड़ाई लड़नी थी तब विनय कटियार बढ़िया वाले नेता थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी, प्रवीण तो बढ़िया वाले हिंदू थे और देश भर में तमाम ओबीसी के लोग बढ़िया वाले हिंदू। जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा। मैं वहीं का रहने वाला हूं, अयोध्या का, इसलिए बता रहा हूं। एक भी ओबीसी को नहीं रखा, एक भी ओबीसी को नहीं रखा। इसका क्या मतलब? आपको लड़ाया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके हक अधिकारों को दबाया जा रहा है ताकि आपको देश में हक अधिकार न मिले। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क रह करके हम लोगों को
अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। 75 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। जहां से कानून बनता वही लोग कब्जा किए, जहां से कानून पर अमल होता है उन्हीं लोगों का 79.2% भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है कि उनका कब्जा है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जजों की गिनती करो कितने ओबीसी हैं, है नहीं हमारे लोग। आप मीडिया में जाओ, माइक पकड़ने वाला हमारा आदमी है, ढूंढो तो मुश्किल से मिलता है। तो कहाँ खड़े हैं हम लोग? यूनिवर्सिटियों में आप चांसलर देखो हैं क्या हमारे लोग, प्रोफेसर देखो हैं कितने हमारे लोग, तो आपको समझ में आएगा हम कहाँ खड़े हैं। तो ये सब मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा नहीं है। अभी ओबीसी के लोगों को आज यहाँ तय करना पड़ेगा कि अब हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब एक ही लड़ाई लड़ेंगे। क्या लड़ाई लड़ेंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई लड़ेंगे। सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, ये लड़ाई होगी। अभी हिंदू मुसलमान की 75 साल से लड़कर देखते, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा जिस चीज से नहीं हो रहा है। जिस फसल को आप, जिस बीज को आप एक बार डालते हो फसल नहीं देता, दूसरी बार डालते हो नहीं देता, तो तीसरी बार डालते हो कहते हो बीज ठीक नहीं हो। तो 75 साल से देख लिया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी ये लड़ाई लड़े। अब ये जो नारा है क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये लागू हो जाए सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ओबीसी को होगा। मगर नारा सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है? शेड्यूल कास्ट वाले लगा रहे हैं, जिसको उनको पहले मिल गया है। जितनी संख्या है कम से कम कागज में तो मिल ही गया है, प्रैक्टिकल में भले ही थोड़ा कम मिला है लेकिन कागज में तो मिल गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ओबीसी को हो गया। मगर ओबीसी को इस बात को समझाने की जरूरत है। अपने लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। हमने कहा ठीक है मगर थोड़ा बदल लो, थोड़ा बदल लो, ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। कहा क्या बदलना है? हमने कहा देखो, कुंभकर्ण जो रामायण में एक पात्र थे, उनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो 6 महीने सोते थे और फिर जागे। कम से कम टाइम लिमिट थी कि 6 महीने बाद जग जाएंगे, इतना तो टाइम लिमिट थी। अब ओबीसी के जागने की कोई टाइम लिमिट है क्या? कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। अब जब जागने की टाइम लिमिट नहीं है तो आप नारा लगाएंगे ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। पता नहीं कब जागेगा। 75 साल में तो नहीं जागा, 500 साल में जागेगा कि नहीं जागेगा इसकी कौन सी गारंटी है? अब 500 साल में ना हम रहेंगे ना आप लोग रहेंगे। तो इसमें हमने कहा थोड़ा परिवर्तन कर लो कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर, जागने की देर नहीं है, जगाने की देर। जगाएंगे शेर जग जाएगा, और शेर जग जाएगा तो जंग हो जाएगी, अपना हक अधिकार ले लेगा। तो ये करने की जरूरत है, ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़े को जब भूख लगेगी तो घास को ही खाएगा। जिन लोगों ने आपके हक अधिकारों पर कब्जा करके इस देश पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, वो लोग आपको हक अधिकार दे देंगे तो वो क्या करें? क्या करेंगे? तो आपको, आप उनसे दोस्ती कर लोगे तो आपको अधिकार दे देंगे? नहीं देंगे। तो आपको दोस्ती किससे करनी चाहिए? जिससे आपकी कोई लड़ाई ही नहीं है। अगर आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ दोस्ती करो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ दोस्ती करो, वो कभी कह रहे हैं कि आपको संख्या के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटी के लोग ऐसा कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो सहयोग कर रहे हैं। कहा सही है, आपको मिलना चाहिए, आपका हक नहीं मिला, मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो अगर ये दोस्ती बना लो तो ये दोस्ती 85-90% हो गई। लोकतंत्र में तो 40% पर लोग सरकार बना ले, 90% का आधा करो तो 45% होता है। इसलिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है। 90 भाग हमारा है धन धरती और राजपाट में, 90 भाग हमारा है शोषितों ने ललकारा
आ रहा है 90 भाग हमारा है। तो 90 में अगर गिनती हो जाए तो लगभग 60 तो ओबीसी का है, तो ओबीसी को भी देखना चाहिए ना। 100 में 60 हमारा है। इसलिए नारा लगा था उस समय कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। आज जो अपने को सोशलिस्ट कहते उन्हें याद नहीं है, तब नारा लगा था, आज नहीं याद है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये किसी के साथ अन्याय नहीं। ब्राह्मण लोग दुखी हो रहे हैं, मगर हम तो उनको भी दुखी नहीं करना चाहते भाई। उनकी जितनी संख्या है 3.5%, उनको भी मिलना चाहिए। हम इसके खिलाफ में नहीं है, क्योंकि हम तो किसान के घर पैदा हुए, तो पहले घर में ही फसल खरीदने के लिए आ जाते थे खरीदने, अब तो मंडी ले जाना पड़ता। तो जब फसल बेचते थे बाबा जी लोग हमारे, तो पहले तौल देते थे, हाथ से तौलने वाला तराजू होता। बाद में कहते थे इसको और दे दो, कम नहीं होना चाहिए उसका, किसी का हक अपने को नहीं खाना है। हम ओबीसी SC ST के लोगों को किसी का हक नहीं खाना है, हमें अपना हक चाहिए बस। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। लेकिन अब कोई ये सोचे कि हमारे हक पर वो कुंडली मारकर बैठा रहेगा और हम चुप रहेंगे, तो अब ये भी नहीं चलेगा कि हमारे हक पर कोई कब्जा करेगा तो हम उसको कब्जा करने देंगे। अब ये भी नहीं चलेगा। देश में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और केवल लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे, और इस देश में अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो क्रीमी लेयर का नियम बदला, पहली बात तो क्रीमी लेयर ही गलत है। पहली बात तो ये है क्रीमी लेयर ही गलत है, और ये नियम बदलकर और ज्यादा गलत कर दिया, और ज्यादा गलत कर दिया। ये ओबीसी के साथ अन्याय है। ओबीसी के लोगों को एकजुट होना चाहिए इसके खिलाफ में, और पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से पूरे हरियाणा में इसको लेकर हम लोग आंदोलन करने का काम करें। आप लोगों के सामने ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ये पूरे हरियाणा में इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करने का काम करें। जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरक्षण 15% से काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? इससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये भी गिनती करके सरकार बताए, इलेक्शन के पहले बताए वो करना चाहती नहीं करना चाहिए, फिर हम लोग देख लेंगे इलेक्शन में क्या करना। वो बताए वो करना चाहती नहीं करना चाहती, बस इतना बताए, ज्यादा मत बताए। अरे दूसरे राज्य के लोग बढ़ा रहे हैं, जहां कम था ओबीसी का वो लोग बढ़ा रहे हैं, तो हरियाणा क्यों नहीं बढ़ा रहा? 10% आने के बाद कई राज्य के लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा क्यों नहीं बढ़ा रहा? हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही? हरियाणा की सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में आंदोलन करने का काम करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हरियाणा बंद का भी ऐलान हम लोग करेंगे आने वाले समय में इसको लेकर के। अब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई को छोड़ा नहीं जाएगा। ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई अब लड़ी जाएगी, और इसके लिए आप सभी लोगों को देश भर में, पूरे हरियाणा में गांव-गांव तक संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तलवार तो चलती नहीं, बंदूक तो चलती नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जिसके पास जितना मजबूत संगठन है उसकी उतनी ताकत है, क्योंकि उससे सरकार चलाने वाले लोग डरते हैं कि इसके पास मजबूत संगठन है, अगर ये हमारा विरोध करेंगे तो इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे। तो लोकतंत्र में अगर आपको अपनी हक और हिस्सा लेना है तो उसके लिए संगठन को मजबूत करना हो। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पूरे हरियाणा से आए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में इसके लिए गांव-गांव ओबीसी का संगठन, स्टेट की कमेटी, कमिश्नरी की कमेटी, जिले की कमेटी, तहसील की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, ग्राम पंचायत की कमेटी, गांव की कमेटी, बूथ की कमेटी, ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक का संगठन बनाने की जरूरत है। अगर ऊपर से लेकर नीचे तक का हम लोग संगठन बनाते हैं तो बहुत बड़ा मजबूत संगठन बन जाएगा, और आप लोग हरियाणा में बनाएंगे। ऐसा हर प्रदेश में काम चल रहा है, पूरे भारत में काम चल रहा है।
तो पूरे भारत का इतना बड़ा संगठन बन जाएगा। और अगर पूरे भारत का इतना बड़ा संगठन बन जाएगा तो केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी का जो हक अधिकार है, ओबीसी की जितनी संख्या है उतना हिस्सा ओबीसी के लोगों को पूरे देश भर में मिल जाएगा। और केवल इतना ही नहीं होगा, ये तो हो ही जाएगा, और बोनस में ही ओबीसी के लोग शासक हो जाएंगे। बोनस में ओबीसी के लोग शासक हो जाएंगे, और फिर हम शासक हो जाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत बनाया था, हम नहीं बनाए। हमारे पूर्वजों ने सोने की चिड़िया बनाया था, हम नहीं बनाए। हमारे पूर्वजों ने विश्व गुरु बनाया था, हम नहीं बनाए। तो ये करने के लिए गांव-गांव जागृति पैदा करने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है, और संगठित करके इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जो लोग हमारे कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं उनको भी अधिकार है, वो इससे बड़ा कार्यक्रम लगाए। अगर उनको ये ऑब्जेक्शन है तो इससे बड़ा कार्यक्रम लगाए और कहें कि नहीं ये गलत लिखा है, हम तो जाति जनगणना के समर्थक हैं। तो बड़े कार्यक्रम लगा कर कहे हम तो जाति जनगणना के, ओबीसी की जनगणना के समर्थन में, हम विरोध में कहा नहीं, कहना चाहिए उनको। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया, उनको भी करना चाहिए। मगर आवाज आप लोकतंत्र में किसी की थोड़ी दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते लोकतंत्र में आप किसी की आवाज। तो इसलिए आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज आगे बढ़ेगी, और इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस देश में हुक्मरान बनेंगे, इस देश में शासक बनेंगे। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।